हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली थी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये सब क्या होता है इस बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग जो सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने छोड़ा था वो इंथैल्पी तक छोड़ा था। मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि अब जो सारी टर्मिनोलॉजी मैं बोलने जा रहा हूँ वो तुम्हें पहले से आती होगी। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से आज हम लोग शुरुआत करेंगे और आज हम थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे। देखो, मेंस में जो मेन क्वेश्चन आता है वो थर्मोकेमिस्ट्री का आता है। पीवाईक्यूज डिस्कस हो चुके हैं, तुम देख लोगे उसमें कि मेनली थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। डायनेमिक्स क्वेश्चन एडवांस में आता है। तो पहले थर्मोकेमिस्ट्री कर लेते हैं जिससे तुम सवालों को लगा पाओ और फिर हम लोग धीरे से मूव कर जाएंगे किस पे, डायनेमिक्स पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री पे होगा, अगला लेक्चर जो थर्सडे पे आएगा वो डायनेमिक्स पे होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अगले 4 लेक्चर में लगभग पूरी खत्म कर देंगे और फिर से स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी आज, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री है यार, डेफिनेशंस लिख के ही लानी पड़ी। क्योंकि एक एक इंथैल्पी की डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा तो बहुत ही देर लगेगी ना, तुम्हारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। केवल 100 दिन बचे हैं ना, आज 24 तारीख 25 तारीख हो गई, डॉट 100 दिन बचे हैं। ठीक, 25 क्या, इनफैक्ट आज 26 हो गई, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो 26 हो गई है। तो डॉट 100 दिन बचे हैं, तो इसमें अच्छे से पढ़ना है ना। तो अब करना क्या है, करना ये है कि इस लेक्चर को ध्यान से देखना, इसके बाद सवालों को लगाना शुरू कर दो, है ना। फिर थर्मोडायनेमिक्स धीरे धीरे होती रहेगी अपने आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इससे एक इन्फॉर्मेशन हमें पहले से है कि हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें dextracam.in पे मिल रहे हैं। वहाँ पे अध्याय बैच पे जाके क्लिक करोगे तो तुम्हें लेक्चर नंबर पे लेक्चर नंबर मिल जाएगा और शीट के साथ शीट मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। ठीक, आज बात डिस्कशन का हमें शुरू करना है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक इंथैल्पी ही पढ़ा था कि इंथैल्पी क्या होती है। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम बात करेंगे इंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। इन जनरल अगर हम लिखें, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि इन जनरल अगर हमें लिखना हो, इन जनरल, अच्छा मैं इंपॉर्टेंट की तरह लिखने जा रहा था, इसे लिख देते हैं। अगर इन जनरल लिखना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन जनरल क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज, आर मतलब रिएक्शन, इज सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग कुछ कुछ सवाल साथ में करते हुए चलेंगे जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाए और ये दिक्कत ना आए, है ना। अब डेल्टा एच को अफेक्ट कौन से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। डेल्टा एच किस बात से अफेक्ट होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो अफेक्ट होगा वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से होगा कि उनकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर। दूसरी बात की एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी है एलिमेंट की, कि डायमंड के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग आएगी, ग्रेफाइट के लिए अलग आएगी, रोम्बिक सल्फर के लिए अलग आएगी, मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए अलग आएगी, मिल्क ऑफ सल्फर के लिए अलग आएगी। ठीक है, तो और रिएक्शन कंडीशन की प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस बात पे भी डिपेंडेंट होगा ही होगा। ये तो बात सिंपल सी है ना। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह की हैं? 2 तरह की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम कहते हैं कि हीट इवॉल्व हुई है, यानी हीट निकली है। हीट इवॉल्व हुई है मतलब निकली है। एक्सो मतलब हीट निकली, एंडो मतलब हीट दो, हीट दो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी होती है कम और रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ज़्यादा। इस एनर्जी को EAF यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे तुम्हें अगर हम खड़ा कर दें तो ये जो बैरियर है, ये IIT JEE का बैरियर है, अगर तुम इस बैरियर को क्रॉस ओवर कर गए तो एंड अप हो जाओगे मोर स्टेबल स्टेट पे। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो कम होगी और बैकवर्ड की ज़्यादा होगी। और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक, अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसके लिए डेल्टा एच कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड करेंगे तो EA फॉरवर्ड की एनर्जी ज़्यादा आएगी, किससे? EA बैकवर्ड से। तो इसमें हम क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, RC मतलब होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जब हम टाइम को नहीं लिख पाते तो हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो EAF क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन थी, और EAB क्या थी? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा एच का मैंने फॉर्मूला लिख दिया जिससे तुम्हें याद करने में आसानी हो। भाई फॉर्मूला सब लोग ध्यान से, जिसमें डिब्बे बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए। और थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूले अगर भूल गए तो वैसे भी सवाल नहीं लगना तुमसे, भूल जाओ सवाल लगाने का तरीका। ठीक है ना, डेरिवेशन से काम चल जाएगा लेकिन कुछ हद तक, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, खासकर मेंस के लिए। ठीक,
फिर बात करते हैं एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर नॉट लिखते हैं, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब सिंस द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच इट इज कैरिड आउट, रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंडीशन पे, कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, किस बात पे डिपेंड कर रही है, इस कंडीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड कंडीशन, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस को स्पेसिफाई करना जरूरी हो गया है। तो जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए प्रेशर शुड भी 1 बार होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। फॉर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन सोल्यूशन, जो सब्सटेंस सोल्यूशन में डिजॉल्व है, जिन्हें हमने एक्वा सोल्यूशन बना लिया है या जिन्हें किसी सॉल्वेंट के साथ हमने जिन्हें डिजॉल्व कर लिया है, उसके लिए अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर को डिफाइन नहीं करती है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 12th वाले हैं, तुम लोगों को पता होगा वीडियो में, वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की, इसीलिए मैंने पेन चेंज करके लिखा और ये इंपॉर्टेंट बात भी है, तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। कई लोग बता देते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया, बिल्कुल नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता। ये फंडामेंटल गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और लोगों ने कमी करी हो तो मेरे को बताना। देखो जो मतलब ये अपना थर्मोकेमिस्ट्री है ये काफ़ी इजी है, इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती और पूरे नंबर मिलते हैं। डायनेमिक्स मुश्किल है, डायनेमिक्स जब करेंगे तो एडवांस के क्वेश्चंस भी उठा उठा के करेंगे साथ में, ठीक है। डायनेमिक्स जब करेंगे तो एडवांस के, और यार जो जिसे वन शॉट देखना है वो एडवांस वाली सीरीज से देख ले, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि वन शॉट देखने चाहिए। और किसी ने मेरे से पूछा था कि टाइम मिल रहा है तो क्या एडवांस वाले भी मैं क्वेश्चन शीट कर लूँ, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं करनी है, मेंस तक कोई एडवांस की शीट नहीं लगानी है, ठीक है। पहले मेंस को फोकस करो। थ्योरी हम लोग एडवांस लेवल की ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी नहीं हम कम पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी हम पूरी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सवालों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सीधे मेंस तक, हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को स्पीडली लगा सकें। अगर सरल क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। अगर कठिन क्वेश्चन मिल जाए तो भी उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए, टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है और एक भी सवाल को तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। इंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहले क्या से पढ़ेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its element in the most abundant naturally occurring form। मतलब क्या कर रहा है, enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its element in their most abundant naturally occurring form। मतलब कि जो एलिमेंट अर्थ में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जैसा बना के भेजा है उसे वैसे ही अगर हम ले लें तो उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गई, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म। मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे वो एग्जिस्ट करता है। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस क्या बन गया है, वाटर लिक्विड। और ये रिमेंबर नहीं रखनी है तो इन्हें लिख देता हूँ, डू नॉट रिमेंबर दीज वैल्यूज़, ठीक है। डू नॉट रिमेंबर कि तुम रट लो, ये जो मैंने लिखी है ऐसी वैल्यूज़ कभी ध्यान नहीं रखनी। ये बात ध्यान रखने की है कि ये ध्यान नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है ना, कि क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। मैं तो भूलने के लिए कह रहा हूँ, भूल जाओ। याद करने के लिए तो अभी तक नहीं कहा, आगे भी नहीं कहूँगा तुमसे, है ना, ये प्रॉमिस है। चलो भाई आगे बात करते हैं। बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखो अगर हम ये सारी डेफिनेशंस यहाँ बैठ के लिखते हैं इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। आई वुड रिकमेंड कि इसका प्रिंट ले लो, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रिंट लो और सीधे ही बैठ के मेरी आवाज़ सुन लो, समझ जाओगे और सवाल लगा लो। जो सवाल प्रिंट आउट में सवाल भी लगे हुए आएंगे तो उन सवालों को कॉपी पे लिख के सवाल लगा लो, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन सुन सारा लो, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं, तुम कमेंट करके बताना ऐसी होती हैं या नहीं होती, जो तुम पहली बार सुन रहे होते हो, तुम्हारी क्लास में नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लास में नहीं हुई है, तो यहाँ पे हुई है तो उसे ध्यान से सुन लोगे तो ही फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को मेरी बात समझ में आए और अच्छे से आए, तभी हम लोग ग्रो करेंगे, है ना। बाकी तुम लोगों तक इसे
पोस्ट तो कर ही रहे होगे, फैला तो रहे ही हम लोग चैनल को, नहीं एक्सपेंड कर ही रहे, एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं हम भी अपनी। ठीक, बाई कन्वेंशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसे हम डेल्टा एच एफ कहते हैं, फॉर एन एलिमेंट इन इट्स रेफरेंस स्टेट इज टेकन एज जीरो। अब रेफरेंस स्टेट कौन सी थी? रेफरेंस स्टेट का मतलब मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म। रेफरेंस स्टेट का मतलब लिख देते हैं क्या? मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म। मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म को हम रेफरेंस स्टेट कहते हैं। जैसे कार्बन की क्या है? ग्रेफाइट है, सल्फर की रोम्बिक सल्फर, फास्फोरस की वाइट फास्फोरस, ऑक्सीजन की O2 गैस, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन गैस, Br2, ब्रोमीन की Br2 लिक्विड, मरकरी की लिक्विड और मेटल्स की सबकी सॉलिड होगी। तो ये रेफरेंस स्टेट है। इनमें अगर दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे? रेफरेंस स्टेट में जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो है, क्योंकि वो ईश्वर ने बना के दी, उसे हमने ताकत अलग से नहीं लगानी पड़ी। ठीक, हमें वो ऐसे ही मिल रही थी। अब एक सवाल आ गया यार, सवाल क्या कह रहा है? सवाल पढ़ो ध्यान से जरा। सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आई थिंक ये NCERT का सवाल है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर भी पड़ा हुआ है 5.14, NCERT से ही मैंने लिया होगा। तो इसे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमसे पूछिए और फॉलोइंग डेटा, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। पहली इक्वेशन क्या गिवन है? मेथनॉल की रिएक्शन O2 से कराई तो CO2 और H2O बना, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन यानी हीट ऑफ कंबशन है बेसिकली। आगे पढ़ेंगे तो हम इसे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ही मान लेते हैं। 3 ग्रेफाइट से O2 से रिएक्शन कराई तो CO2 बन गया, और H2 और O2 की रिएक्शन कराई तो H2O लिक्विड बन गया। ठीक, अब हमें इसे जो बनानी है वो हमें क्या बनानी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH बनानी है। अब कोई ये कह सकता है कि सर मेरे को तो इक्वेशन ही नहीं आती इसकी। बिल्कुल तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे करेंगे? जब स्टैंडर्ड बनानी है तो क्या होगा? C क्या होना चाहिए? C ग्रेफाइट होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर से लिखता हूँ इसे, है ना, कलर 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 कलर। ठीक, जैसे तुम्हें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पता रहेगी, ये सोल्यूशन है। C ग्रेफाइट ले लिया, प्लस हाइड्रोजन हमें कितनी लेनी है? CH3OH है तो हमें हाइड्रोजन लेनी है 2 मोल, और ऑक्सीजन लेनी है हाफ O2। तो इससे क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, और इसके लिए हमें डेल्टा HF निकालनी है। ठीक, अब ऊपर वाली 3 इक्वेशंस को यूज़ करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें CH3OH, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो सवाल, एक ही सवाल में तुम पूरी थर्मोकेमिस्ट्री सीख सकते हो ढंग से। हमें CH3OH कहाँ चाहिए? राइट में चाहिए। तो यानी कि राइट में चाहिए तो हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो हमने रिएक्शन को इधर कर दिया। पलटने का मतलब है -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से। C ग्रेफाइट हमें इधर ही चाहिए, C ग्रेफाइट हमें इधर ही चाहिए, तो इसे ऐसे ही रहने दिया हमने। H2O में कितने चाहिए थे? 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और सबको उठा के ऐड कर दें, यानी कि -1 + 2 + 3 × 2। अगर हम ये कर दें तो हम फाइनल इक्वेशन बना पाएंगे क्या? चलो देख लेते हैं। देखते हैं क्या क्या करा हमने किया 2 × 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, +2 किया और -1 किया। तो जो इक्वेशन बनी वो लिख लेते हैं भाई। देखो जरा, 2 तो ऐसी थी तो मैं 2 को ऐसे ही उठा लूँ, यहाँ से लिखने का समय थोड़ा बच जाएगा। 2 को मैंने ऐसे उठा लिया, 2 तो ऐसा ऐसे ही आ गई। ठीक, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके भी मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो यार, स्मार्टली काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसकी जो एंथैल्पी होगी वो भी × 2 हो जाएगी। ठीक, -1 किया तो 1 वाली इक्वेशन को हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो क्या थी ये? CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड विल गिव यू, कितने वाटर थे? 2 वाटर लिक्विड विल गिव यू व्हाट? CH3OH लिक्विड प्लस, अच्छा यहाँ पे वो भी लिख देते हैं स्टेट भी, यहाँ पे लिक्विड है, प्लस क्या लिख दें यहाँ पे? 3/2 O2। ठीक, तो ये माइनस हो गई, तो डेल्टा HF इसका जो आएगा, अब वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ऊपर कितना दिया था? -726, तो अब ये +726 किलो जूल पर मोल हो जाएगा।
अब जरा इन सबको ऐड करके देखना जरा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, -1 हो गई, ठीक है। ठीक, तो देखो क्या हुआ, CO2 से CO2 कैंसिल हुई, मैं जो कट रहा हूँ उसे काट रहा हूँ, देखो CO2 से CO2 कैंसिल हुई, 2H2O से 2H2O कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना O2 है, यहाँ पे एक और एक 2 O2 और यहाँ पे 1.5 O2 है, तो ये दोनों सब कट के कितने बचेंगे, यहाँ पे 0.5 यहाँ बचेगा। ठीक, अब देखना जरा रिएक्शन लिखी है, क्या लिखी है, सी ग्रेफाइट, जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2, 0.5 O2 बची थी, और यहाँ पे क्या बचा है, केवल CH3OH बताया, तो यही इक्वेशन हमें बनानी थी। तो इसका डेल्टा HF नॉट कितना हो जाएगा, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा हमसे, तो क्या हो जाएगा कि -393 -2 × 286 माइनस, और अब तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सबको ऐड ही करना हमें, प्लस 726। तो जरा करो जरा ऐसे कैलकुलेशन, -393 माइनस ये कितना हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 17, 16 और 1 17 और ये 5। ठीक, तो ये कितना आ गया टोटल, 5 6 और ये 9, माइनस कर दें इसमें से कितना, 726, तो ये आ गया 9 3 और 2, तो ये आंसर आ गया हमारा। बोलो भाई, तो डेल्टा HF नॉट निकल आया हमारे पास। बोलो आसानी से आ पाया कि नहीं आ पाया, तसल्ली से करो, बिल्कुल पेन पेपर उठा के क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करके देखो, तभी मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तभी तुम सवाल लगा पाओगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, ठीक, आंसर मैच करने के लिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूँ इसका, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जो ध्यान रहे ये करना है, ठीक, जिसका आंसर आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, ठीक, लेकिन तुम्हें एक वेरीफाई करना है यही आ रहा है, मेरा भी गलत हो सकता है यार, मेरे को पता नहीं होता। तो 15.1 किलो जूल पर मोल आ रहा है, जरा चेक कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरा आंसर ये सही है या गलत है, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है यार, ऐसे तो पता ही नहीं चलना है मेरे को क्या हो रहा है। जब तुम बताओगे कि क्या हो रहा है तो मेरे को लगेगा पढ़ रहा हो, है ना। चलो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। अब हम लोग साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलेंगे एक एक एंथैल्पी के, सबके एंथैल्पी के क्वेश्चन नहीं लाएंगे क्योंकि 12-13 एंथैल्पी करेंगे हम लोग, फटाफट करके ख़त्म करते हैं, और तुम थोड़े सवाल शीट उसमें डाउनलोड के ऑप्शन में जाओगे तो प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वहाँ से पर्टिकुलर एंथैल्पी वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आज ही करके देख लोगे, तो जिससे कि ये जब तुम थर्मोडायनेमिक्स में पहुँचोगे तो ये पोर्शन खत्म हो चुका होगा। और NCERT भी लगा लेना, क्योंकि कई लोगों के हाफ ईयरली चल रहे होंगे या आने वाले होंगे या ख़त्म हो गए होंगे, उन्हें थर्मोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होगी, तो यहाँ से वो भी सेटिस्फाई हो जानी है। ठीक, क्या कर रहा है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance undergo complete combustion to give combustion product, कि it is the enthalpy change, ये कौन सी एंथैल्पी है, when 1 mole of a substance, जब एक मोल को हम कैसे कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, जला रहे हैं, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कंबस्टिबल प्रोडक्ट। अब कंबस्टिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे कार्बन का कंबस्टिबल प्रोडक्ट क्या है, कंबशन प्रोडक्ट क्या है, CO2। हाइड्रोजन का जो कंबशन प्रोडक्ट है या तो वो H2O लिक्विड है या गैस है, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, लिख देते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। ठीक, लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा ये टेम्परेचर पर, जैसे सल्फर का क्या हो गया, SO2 हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास में, कह रहा है फॉर द गिवन हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2। ठीक, तो ये दो इक्वेशन दी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, CO गैस प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 गैस। इसके लिए हमें डेल्टा HC की वैल्यू कैलकुलेट करनी, हीट ऑफ कंबशन हमें कैलकुलेट करना है, इसे H1 लिख लेते हैं, इसे H2 लिख लेते हैं। अब क्या हम लोग इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, देखो भाई ये इक्वेशन 1 है तो इसे 1 को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमें CO किधर चाहिए, CO हमें लेफ्ट में चाहिए, तो -2 कर दें और 1 को इधर ले जाएं, कार्बन कार्बन कट जाएगा, तो -2 और +1 कर दें, लेकिन डबल आ जाएगा तो बाई 2 कर दें, तो इसका जो डेल्टा HC होगा वो होगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 - 2/2 कर दें इसे। ठीक, 1 - 2/2 करेंगे तो क्या होगा, मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं कि बात समझ गए हो कि अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बात समझ गए होगे। हाँ कमेंट करके बताना, अगर नहीं आया तो फिर एक तो सवाल हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू नीड टू कमेंट ऑन दिस। ठीक, तो तभी मैं बता पाऊंगा ना, तो मेरे को कैसे पता लगेगा तुम्हें आ गया। तो 97 - 39 डिवाइडेड बाई 2
तो -39 और -97 कितना हो गया, 3 इधर दे दें तो 100 और 100 136 हो गया, -136/2 यानी कि -68 किलो कैलोरीज पर मोल आ गई रिएक्शन। सॉरी मेरे पीछे आ गया था ये, तो ठीक है। तो ये सवाल आसानी से लगाया जा सकता था, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, देख रहे ना, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और PYQ पढ़े हुए हैं तो PYQ ला के देख लेना, मेरी गारंटी है सारे लगेंगे एक एक सवाल, ठीक। अब क्या करा, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें तो इट इज द इंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग ऑफ आइस करें, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, क्योंकि मेल्टिंग से हमें आइस ही याद आता है। मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या हो गया, इसे सॉलिड से लिक्विड बनाए तो इसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 6.01 किलो जूल पर मोल चाहिए, और इसे भी हम याद नहीं रखेंगे, ठीक। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम उसे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो लिक्विड से गैस बना दिया, इसके लिए 40.79 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो इसे हम लोग वैल्यू तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन हमें तरीका तो पता है कि अगर सॉलिड से लिक्विड बना है तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बना रहा तो वेपराइजेशन, और सॉलिड से गैस बना दें डायरेक्ट तो सब्लिमेशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू सब्लाइम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कहाँ, सॉलिड से सीधे गैस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो CO2 सॉलिड से CO2 गैस बनाने के लिए हमें कितनी 25.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्च होगी, ठीक। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मतलब क्या है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म 1 मोल ऑफ एन एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल बात है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है तो कितनी एनर्जी लगी, 1.9 किलो जूल पर मोल लगी। कितनी लगी एनर्जी, 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी। अब मजे की बात, तुम्हें देखो तुमने एनालाइज नहीं कर पाया होगा इतनी तेजी में, लेकिन मैं तुम्हें एनालाइज करवाता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा सुन के। इसके लिए कितनी एनर्जी लगी, 1.9 लगी, ठीक, ग्रेफाइट से डायमंड में। और वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बनने में कितनी लगी, 6.01 लगी। तो आइस को मेल्ट करने में 6.01 एनर्जी लगी, और ग्रेफाइट को डायमंड बनने में कम एनर्जी खर्च हुई। तो कौन सा काम ज़्यादा आसान है भाई, एनर्जेटिकली कौन सा काम ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है ग्रेफाइट का डायमंड में बनना, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लग रही, डेल्टा एच कम आ रहा हमारा, और एंडोथर्मिक है तो हमें देनी पड़ेगी एनर्जी। तो बताओ कि कौन सा काम ज़्यादा आसान है तुम्हारे हिसाब से, कमेंट करके बताओ। आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, मतलब आइस टू वाटर या ग्रेफाइट टू डायमंड, कमेंट करके जल्दी से बताना भाई। और इसका आंसर चलो कमेंट करके देखते हैं कि इसका क्या जवाब है तुम लोगों के पास। कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे देखें कि कौन कौन कर रहा है। मैं इसका आंसर करूँगा नेक्स्ट क्लास में, यहीं से शुरुआत करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है, ठीक। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देते हैं कि वाई, ऐसा क्यों है। ये तो ऑब्जर्वेबल डेटा है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसे तुम्हें बताना है कि ऐसा हो रहा है तो आखिर हो क्यों रहा है, ठीक। अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज की। बॉन्ड एंथैल्पीज को हम लोग बॉन्ड एनर्जीज भी कहते हैं। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स like H2, Cl2 and O2 may be defined as the enthalpy change when 1 mole of covalent bond of a gaseous covalent substance is broken to form product in gas phase under the conditions of constant temperature and pressure। मतलब क्या कर रहे हैं, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स में, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो Cl2 से Cl2Cl गैस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और O2 से O2 2O, ये 20 नहीं लिखा हुआ, 2O लिखा हुआ है, 20 मत समझना गवार लोगों। ये क्या लिखा है, 20 लिखा है, नहीं तुमको सर 2O लिख दिया आपने, या 220 लिख दिया, 20 ग्राम है ना, 2O गैस लिखा है, ठीक। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में केवल 2 ही चीज़ें थी, तो उसमें एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उतनी दूसरे को भी तोड़ने में लगेगी, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम आएगी। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें से जो पहले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी वो, और दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी वो, और तीसरे को तोड़ने में लगेगी जो एनर्जी हर बार अलग अलग बदल बदल के लगेगी। ये बात समझ में आ रही है कि हर बार एनर्जी अलग लगेगी। देखो जैसे मान लो कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद इन द सेम बॉन्ड। मान लो जैसे हमने वाटर लिया, वाटर से जब हमने एक H निकाला तो हमने न्यूट्रल H2O से निकाला था, तो इससे कुछ X एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब हम दोबारा इससे दूसरा H निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अब OH रेडिकल से निकालना है हम लोग। किससे निकालना है, OH रेडिकल से निकालना है, तो ये एनर्जी Y लगेगी जो डिफरेंट है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मान लो
एग्जाम्पल ले लें K2Cr2O7 का लेना है, ठीक। तो Cr2O7 2 माइनस का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो Cr2O2 माइनस में क्रोमियम के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, ये IIT ने सवाल पूछ रखा है। तो इसके लिए CRO बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना ही गलत बात हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करने की जगह हम क्या करते हैं, हम लोग एवरेज बॉन्ड एनर्जी या मीन बॉन्ड एनर्जी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इन सच केसेस वी यूज़ मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक। मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज एंथैल्पी चेंज टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ कंपाउंड। किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी या मीन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसमें क्योंकि एंडोथर्मिक काम है, इसमें बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। अभी तक हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे थे, इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना। तो एक सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कैलकुलेट फॉर दिस रिएक्शन N2H4। N2H4 का अगर कोई नाम बताना चाहे तो कमेंट करके जरूर बताओ। इसे कहते हैं हाइड्राजीन, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइमाइड, ठीक। तो हाइड्रोजन से डाइमाइड बनाई तो उसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है और हमें एन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। एन सिंगल बॉन्ड एन NH बॉन्ड और HH बॉन्ड की हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम N2H4 का स्ट्रक्चर लिख पाएं, इसके लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग आना जरूरी है। बिना इसके स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे, और अगर स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे तो काउंट कैसे करोगे, सिंपल सी बात, मेरा लॉजिक तो ये है ना। तो जैसे हम N2H4 का स्ट्रक्चर बनाए तो NHH है, अगर किसी को दिक्कत है तो भाई प्रैक्टिस करो थोड़े से स्ट्रक्चर्स बनाने की, है ना, ठीक। इससे क्या बन रहा है, इससे N2H2 बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम किसके बराबर लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो गई जरा देखना है। इसमें NN बॉन्ड 1 है, N डबल बॉन्ड N एक है और 4 NH बॉन्ड है। इतनी बात तो समझ में आ रही। माइनस प्रोडक्ट में क्या है, सॉरी इसमें सिंगल बॉन्ड होगा यार, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक NN बॉन्ड है और एक क्या है, इसमें बैलेंस ही 4 हो जा रही थी, बता भी नहीं रहा यार, गलत बना दिया, ठीक है, माई पार्डन, मेरी गलत थी बात। अब उसे रिपीट करके मैं सही नहीं कर रहा हूँ। N2H4 का स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक। तो ये इसमें क्या होगा, NN डबल बॉन्ड है प्लस 2 टाइम्स NH सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और इसकी हमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है 109। तो 109 विल बी इक्वल्स टू NN सिंगल बॉन्ड की कितनी एनर्जी दे रखी है हमें, 163 प्लस 4 इंटू माइनस इधर से 2 हो जाएगा तो 2 लिख दूँ सीधे, या 4 ही लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 4 इंटू NH बॉन्ड 391 माइनस N डबल बॉन्ड N की हमें निकालनी है प्लस 2 इंटू 391। तो यहाँ से N डबल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 400 किलो जूल पर मोल आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। केवल एक स्टेप और लिखनी है, बस सबको माइनस करके एक तरफ ले जाना, 400 आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन फिर से होमवर्क के लिए, क्या कर रहा है, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो तुम्हें सबके लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखने के बाद तुम्हें फाइनल रिएक्शन बनानी पड़ेगी और फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से इसका आंसर नहीं आएगा, हेस लॉ से आएगा। हम मतलब कन्वर्ट करके बनाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके या 1 माइनस 2 प्लस 3 या 4 प्लस ऐसा कुछ करके बना लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा बॉन्ड एनर्जी का, मैं लिख दे रहा हूँ कि कितने लोगों का मैच किया ये आंसर, ये मेरे को बताना कमेंट करके ज़रूर, मेरे को चाहिए। सवाल नहीं लाओगे तो फिर थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर तो भूल ही जाओ, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, मतलब कर ही नहीं पाओगे तुम, कुछ भी कर लो तुम, सर के बल नाचोगे तब भी नहीं कर पाओगे, सवाल तो लगाने पड़ेंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द
आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, हमें इसकी वैल्यू याद नहीं रही। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू मोनोएनाइन अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? निगेटिव, और सेकंड हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखनी थी, जो हम लोगों ने पहले भी पीरियोडिक टेबल में इसे कर रखा है। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अब लैटिस एनर्जी की बात करें। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic lattice dissociates into its ion in gaseous state under the conditions of constant temperature and pressure। लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। या 1 मोल लैटिस फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आसानी से बात समझ में आ रही है। और ये हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल में केमिकल बॉन्डिंग में इसे मैंने आयनिक बॉन्ड में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे जाके इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होती है। किसके लिए सेम होती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये डिफरेंट हो जाती है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ एटमाइजेशन सेम आएंगी। लेकिन अगर हम CH4 के लिए बात करें तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगी वो 1660 है, जबकि इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड जो होगी वो 660/4 होगी, क्योंकि 4 CH बॉन्ड है इसलिए इसका आंसर 415 आएगा जो ऊपर आया था। ठीक है, अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड कंपाउंड कंबाइंस विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ स्पेसिफिक हाइड्रेट अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हम किसी अनहाइड्रस सब्सटेंस को ले लें तो उसमें कितना पानी उसे जरूरत है उतने ही पानी अगर दे दें तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कॉपर सल्फेट में 5H2 डाल दिया तो ब्लू विट्रियोल बन गया। ऐसे ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा? ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला लिखो, बताओ। और वाइट विट्रियोल का फॉर्मूला मेरे को चाहिए, लिख के कमेंट करके बताना। ठीक है भाई, ग्रीन विट्रियोल और वाइट विट्रियोल मेरे को बताना। अब इसके बाद आती है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब इसे हम बहुत लार्ज वॉल्यूम में ले लेते हैं तो इंथैल्पी चेंज इट इज कॉल्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करी थी 12th में। 11th वालों के लिए अभी वहाँ पे नहीं सुनना है ये स्टेटमेंट, 12th वालों को बता रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या किया था? मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया था। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन हमने की थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की थी। वही वाली बात है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। तो सोडियम क्लोराइड को जब भी पानी में डालोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके जब तक क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डेल्टा H। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखने की बात क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हम लोगों ने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस completely neutralize each other in aqueous solution। मतलब हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले लें and all the reactant are product are at same specified temperature and pressure। तो उस पर इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है यही याद रखनी है कि 57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट आती है। ठीक, यानी H प्लस और प्लस OH माइनस की वैल्यू हमेशा 57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट ही आएगी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये कांस्टेंट है ये तो बात ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एसिड एंड बेस टेकन। क्योंकि H प्लस और OH माइनस कहाँ से आ रहे हैं इससे मतलब नहीं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आने चाहिए। ठीक, फॉर वीक एसिड एंड बेस इट डेल्टा H विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो कुछ एनर्जी होगी थोड़ी बहुत वो किसमें खर्च हो गई होगी? वो खर्च हो गई होगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक, अब कह रहा है जैसे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डेल्टा NH4 एंड HF आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो HF के लिए ज़्यादा आ गई। कैलकुलेट द हीट ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें हीट ऑफ डिसोसिएशन दोनों बताने हैं, दोनों के लिए बताते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे इसे? तो हमें पता है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस
की वैल्यू H2O लिक्विड के बराबर होगी और इसके लिए डेल्टा एच हमें पता है कितना होता है। ये गिवन ना भी हो तब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब जो एनर्जी कम निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है, बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है, डिसोसिएशन में जा रही है। तो डेल्टा एच डिसोसिएशन अगर हम निकाल दें सीधे, डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, NH4OH में जो कम एनर्जी निकल रही है वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, -51.5 माइनस ऑफ -57.3, यानी कि बाकी OH माइनस को बॉन्ड तोड़ने में जा रही है, क्योंकि NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कहाँ जा रही है, बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है। तो 6 पॉइंट कितनी गई, 6.8 गई। सही से बताओ यार, 53, एक मिनट सही से जोड़ लेते हैं। ये हो गया 57.3 माइनस 51.5, तो ये कितना आ गया 8, 5.8 आ गई। ठीक, कितनी आ गई, 5.8 किलो जूल आ गई पर इक्विवेलेंट। ठीक, इसी तरह से जब हम इसकी निकालेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, और ये कैसी है, पॉजिटिव है, यानी इसे हीट देनी पड़ेगी। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF निकालेंगे तो HF की कितनी आ जाएगी, -68.6 माइनस ऑफ -57.3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 में 6 में से 3 या 3, और ये आ गया 11, ये आ गया कितना 11। तो ये निगेटिव में आई। निगेटिव आने का मतलब क्या है, निगेटिव आने का मतलब है कि इसे कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होगी। HF का स्पेशल केस है, तो ये जो लाइन लिखी है नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, इन द केस ऑफ HF, F माइनस आयंस आर हेविली हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से उनकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब बात आती है रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन ए कॉन्जुगेट सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बारे में हम लोग GOC में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी देख चुके हैं। ड्यू टू दिस डिलोकलाइजेशन द इलेक्ट्रॉन्स द सिस्टम गेट स्टेबलाइज एंड रिलीज सम एनर्जी। क्या होगा भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो खुशी मिलेगी, और खुशी मिलती है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उसे हम, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन अगर हम 4 स्ट्रक्चर्स की बात करें 1 2 3 4, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो कौन सा है, 4, और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की जो एनर्जी गैप है उसे हम क्या करें, उनसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच रेजोनेंस विल बी थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। ठीक, अब मान लेते हैं ऐसा केस ले लिया कि साइक्लोहेक्सीन को हमने हाइड्रोजनेट किया। जो पहली बार हाइड्रोजनेशन देखना, वैसे अब तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि 11th वालों को भी मैंने उसी आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया है, इसलिए हाइड्रोजनेशन सब लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या होता है, H का एडिशन होता है, SN एडिशन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उससे मान लीजिए कि 29 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। हमने 2 बॉन्ड लिए तो कितनी निकली, 58 निकली, क्योंकि 2 मोल रिड्यूस होंगे। अब अगर हम 3 ले लेंगे तो हमें कितनी निकलनी चाहिए थी, 87 निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली कितनी, 51। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, बाकी एनर्जी रेजोनेंस को ब्रेक करने में खर्च हो गई, जो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई फाइनली। ठीक है, तो 36 किलो कैलोरी एनर्जी कहाँ हो गई, रेजोनेंस एनर्जी हो गई। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ पाई बॉन्ड इज बीइंग हाइड्रोजनेटेड। ठीक, अब एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, और ये लास्ट एंथैल्पी होगी आई होप। तो एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि मान लेते हैं कि हमारे पास इथीन थी, हमारे पास क्या थी, हमारे पास इथीन थी। इथीन से हमने क्या बनाई, पॉलीथीन बनाई। तो द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोमर एंड द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखो पॉलीमराइजेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेल्टा H पर मोल अगर हम निकालेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ जाएगी, C डबल बॉन्ड C 1 है, C डबल बॉन्ड C कितना 1 है, और CH बॉन्ड कितने हैं इथीन में 4, माइनस 4 तो CH बॉन्ड आ गए, देखो इसमें ध्यान से 4 CH बॉन्ड आ गए, और आधा एक ये है, ऐसा लिख लेते हैं, एक ये है पूरा कंट्रीब्यूशन, 1/2 इधर से और 1/2 इधर से। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है CC बॉन्ड का, 2 बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है CC बॉन्ड का, तो हमने इसे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री को पूरा, अच्छा हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री को खत्म तो कर लिया, लेकिन अब एक जो जरूरी बात बची है वो बची है कैलोरीमेट्री। रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन सारी खत्म हो गई, ये लास्ट थी, मैंने जैसा कहा ये लास्ट थी, तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब कैलोरीमेट्री ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री में कैलोरीमेट्री की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। हाँ, और एक बात और, जब थर्मोडाइंस पढ़ा दूंगा तो कुछ सवाल SC वर्मा के, कुछ सवाल DC पांडे के, कुछ सवाल इरेडोव के भी ला के दिखाऊँ क्या,
तुम कहोगे तो मैं लगा के दिखा दूंगा, बिल्कुल अपने पढ़ाए हुए सिंपल तरीके से थर्मोडाइनमिक्स के। केमिस्ट्री तो वहाँ क्या ही होगी, है ना। कहोगे तो लगा देंगे, कोई लोड नहीं है। कुछ एक सवाल, सारे नहीं लगा सकते ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ एक सवाल आसानी से लगा सकते हो और मैं लगा के दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक। कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द फेज चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज बाय मेजरिंग टेम्परेचर। अब मान लो कि हमें आइस दे दी है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हमें वेपर्स फॉर्म करने हैं कितने पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को पहले हीट करेंगे, ठीक। हीट करेंगे तो इससे कुछ Q1 एनर्जी लग जाएगी, Q1 एनर्जी लगेगी और इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इससे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाएगी, और सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाएगा, इससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बनेगी। तो इसे लाएंगे MS डेल्टा T, ठीक। ये Q1 हो गई। अब हमने क्या करा, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर हैसला लगा के आखिरी में निकाल लेंगे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से हम क्या बनाएंगे, हीट करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या बना देंगे, वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बनाएंगे तो इसमें Q2 की वैल्यू जो आएगी वो M इंटू LF आ जाएगी, वेयर LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम क्या बनाएंगे, हीट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बना देंगे। क्या बना देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो इसमें Q3 जो लगेगी वो भी लग जाएगी MS डेल्टा T। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट खर्च हो रही है वो किसकी खर्च हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो खर्च हो रही है, ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसकी, ऑफ आइस। यहाँ पे जो S खर्च हो रही है, दिस S इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हम क्या बनाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम बना देंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे। सबका मास तो एम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल लॉस नहीं कर रहा है। तो डेल्टा इसे हम क्यों लिख देंगे, Q4 विच इज इक्वल टू M इंटू LV, वेयर LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। और फिर इसे हम हीट करेंगे और इसे Q5 लिख देंगे और यहाँ पे लगा देंगे MS डेल्टा T, और यहाँ पे जो S आएगा वो आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किसकी आएगी बताओ, ऑफ स्टीम आएगी, ठीक। तो इसे हम सबको ऐड कर देंगे तो इसका जो कैपिटल Q आएगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, और हम हैस लॉ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किलात इसमें आनी नहीं चाहिए, ये आसानी समझ में आनी चाहिए। और ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होगा, केमिस्ट्री में तो इसका यूज़ ना के बराबर ही है यार, है ना, ठीक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में जो हम हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं। ये कैसा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एपरेटस है। अब इसमें हमने क्या किया, एक इंसुलेटेड जैकेट ली, ध्यान से देखो क्या ली है, ये स्क्वायर वाली जैकेट है, ये कैसी है, इंसुलेटेड जैकेट ली, और इसके अंदर एक और जैकेट ली जिसमें हमने क्या भर दी, एयर भर दी, और एयर खुद भी इंसुलेटेड का काम करती है। उस बकेट में हमने इंसुलेटर वॉल ली और उसमें क्या किया, एक अपना मतलब उसमें पानी भर दिया, उसमें एक लेवल सेट किया, स्ट्रायर लगाया, उसके अंदर हमने एक ये टू व्हीलर पे क्या रख दिया, एक हमने अपना सैंपल रख दिया, रिएक्टेंट रख दिया, और उस पर हमने इग्निशन कॉइल लगा दी, ठीक। और एक ऑक्सीजन की सप्लाई करी जिससे हम कंबशन करा पाएँ, और हमने लगाया थर्मोमीटर वाटर में। जो हमने टू व्हीलर लिया था, मतलब जो ये कंटेनर लिया था, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बॉम्ब, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब। पूरा इतना जो ये
ये जो कंटेनर है इसे हम बॉम्ब कहते हैं, इसमें मतलब थोड़ा एरो और सही से लगा दें, इसे हम बॉम्ब कहते हैं। और इसकी वॉल्स जो है वो कैसी हैं, डायथर्मल वॉल्स हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब शुरू शुरू में एक्सपेरिमेंट किया जाता था कैलोरीमेट्री का, तो ये बॉक्स फट जाता था, ब्लास्ट होता था, जैसे ही कंबशन होता था बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी और ये फट जाता था। तो इसका नाम बॉम्ब रख दिया गया कि ब्लास्ट हो रहा है, फट रहा है तो बॉम्ब भी होगा। लेकिन अब ऐसे टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की बढ़ गई है कि ये बॉम्ब फटता नहीं है। तो होगा क्या कि जब हम इसे कंबशन करेंगे तो इससे इंथैल्पी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जो डायथर्मल वॉल्स होकर किस में आ जाएगी, वाटर में, और वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो हम वाटर के टेम्परेचर के चेंज को मेजर करके एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम सी डेल्टा टी रखते हैं। इसे हम कहते हैं कैलोरीमीटर कांस्टेंट, और एम इज मोलर मास एंड स्मॉल एम इज गिवन मास। इसमें उल्टा लिखते हैं, एन सी डेल्टा टी लिखते हैं, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम लिखते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमें डिफाइन होती है वो पर मोल डिफाइन होती है, इसलिए जो गिवन होता है उसे नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। और हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो हमें जो वैल्यू आई है वो डेल्टा यू की आई है। क्वेश्चन में पूछा था डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स को वाइंड अप करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स इतनी ही, थर्मोडाइनमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट को इस लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। इसे इतना ही पढ़ाना था, ज़्यादा स्लो जो चलेगा वो थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट चलेगा, यानी अगली क्लास विल बी वेरी स्लो, जिसमें हम लोग वर्क्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, 100 दिन बचे हैं, टारगेट अपना अचीव करना है तेज़ी से। और PYQs लगातार आ रहे हैं, तुम देख रहे हो, रोज़ एक वीडियो में डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। PYQs 2022 के जल्दी खत्म होंगे, और जैसे ही PYQ 2022 के खत्म होंगे वी विल बी स्टार्टिंग 2023 सीरीज़। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, बहुत सारी पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय। और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना यार, भेज देना लोगों को। टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जो मैंने पीरियोडिक टेबल डाली वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।